नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के हमारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो सबसे पहला आर्टिकल हमारी सुरक्षा नीति के बारे में बात करता है। ऑफसेट डाइल्यूशन की बात की गई है। हम जानेंगे इसमें कि ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है और उसमें क्या कदम भारत द्वारा उठाए गए हैं और अभी यथास्थिति में क्या उसमें बदलाव आए हुए हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में है कि कैसे हमारे प्रशासन के सुधार के लिए पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो पुलिस सुधार में कौन कौन से कदम हमें उठाने की आवश्यकता है। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो भारत और यूएस अमेरिका के संबंधों के बारे में बात करता है। एक डिफेंस डील की गई है उनके बारे में बात करता है। उससे पहले भी जो दूसरी कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं उन के बारे में भी ये एक विस्तृत चर्चा करता है। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो थाईलैंड में जो एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में है। उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। वहाँ की कैसी राजनीति रही है, राजशाही से कैसे ये देश डेमोक्रेसी लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जिसे शॉर्ट में बीईसीए भी कहा जाता है ये किन दो देशों के बीच में हुआ। ऑप्शन ए है भारत और जापान, ऑप्शन बी है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी भारत और यूएसए। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं आज का। वो यह है कि प्रभावी प्रशासन के लिए पुलिस सुधार समय की आवश्यकता है। चर्चा करें कि इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल जो है ऑफसेट पॉलिसी के बारे में, भारत की एक महत्वपूर्ण डिफेंस पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये न्यूज में कैसे आया, तो एज पर कैक्स रिपोर्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट, तो जो कैक की रिपोर्ट पार्लियामेंट में हमारी संसद में रखी गई उसमें ये सामने आया कि जो हमारी ऑफसेट पॉलिसी है उसे डाइल्यूट किया गया है उसमें और नरमी बढ़ती गई है। इसका एक प्रभाव ये पड़ सकता है कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए ये एक सेटबैक साबित हो सकता है, उसके लिए ये एक नकारात्मक कदम साबित हो सकता है। तो क्या है ये ऑफसेट इन डिफेंस, ये पूरा ऑफसेट पॉलिसी क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर हम एक सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऑब्लिगेशन है ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स। अब इंटरनेशनल प्लेयर में कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है, कोई देश भी हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी है एक विदेशी प्लेयर की, एक इंटरनेशनल प्लेयर की, कि अगर भारत उससे डिफेंस मटेरियल लेता है तो उसके एवज में उसे भारतीय कंपनियों को कुछ फायदा पहुंचाना पड़ेगा। वो ये फायदा ऐसे पहुंच सकता है कि वो जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में करे, उसके साथ में भारत को टेक्नोलॉजी के साथ में एक एंगेजमेंट भी उसमें करे जिसके द्वारा हमारा जो R&D का जो रिसर्च का फील्ड है वो भी आगे बढ़े। तो सरल शब्दों में एक ऐसा ये जिम्मेदारी है इंटरनेशनल प्लेयर की जो कि भारत को डिफेंस सप्लाई करते हैं कि वो हमारे देश को किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाए, या तो टेक्नोलॉजी के रूप में या तो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्री को भारत में अपना प्लांट सेटअप करके। तो with this clause larger buyers such as India seeks to exercise their buying power। तो ये भारत जैसे जो बड़े देश है, जो बड़े बायर्स है डिफेंस मटेरियल्स के, इक्विपमेंट्स के, तो इनका ये एक बाइंग पावर के रूप में देखा जाता है। तो सिक्योर द बेस्ट डील, तो बेस्ट डील आप सिक्योर कर रहे हैं, आप उनका फायदा करवा रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी देखने की जरूरत है कि आपको क्या फायदा हो रहा है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात की गई है कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट इससे भारत को बहुत अच्छा मिल सकता है। हमारा जो रिसर्च का फील्ड है वो काफी ज्यादा इससे ग्रो कर सकता है। उसके साथ में जो हमारी और दूसरी कैपेबिलिटी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई, उसमें भी काफी अच्छे सुधार आ सकते हैं। तो जो हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री कौन सी, जो कि अगर हम समझे कि जो एयरफोर्स से रिलेटेड है, या अभी जो एक पूरे आसमान में एक जितनी भी गतिविधियां की जाती है, हमारे सैटेलाइट हो गए छोटे छोटे, हमारे कुछ प्रशिक्षण होते हैं, तो उसको भी इससे काफी ज्यादा मदद
मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर 2007 से अगर हम देखें तो ये 577% बढ़ा है। उसके साथ में 2012 के अगर और 2005 के आंकड़े देखें तो 2005 में जहां 62.5 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था, आज वही 6.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना गुना ये जो एक्सपोर्ट है हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री में बढ़ चुका है। तो आफ्टर डाइल्यूशन थ्रेश होल्ड रेस्ट रेस्ड फ्रॉम रुपीज 300 करोड़ टू 2000 करोड़। तो इस डाइल्यूशन के बारे में बाद में ये एक ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक्सपोर्ट है जो थ्रेशोल्ड लगाया जाता था 300 करोड़ पे, अब वो 2000 करोड़ कर दिया गया है। उसके साथ में एक्सपोर्ट फेल टू 1.5 बिलियन बाय 2019। तो एक्सपोर्ट में थोड़ा एक गिरावट आया है जो कि 1.5 डॉलर बिलियन का है 2019 में। तो उसके साथ में हाउ हैज द ऑफसेट क्लॉज चेंज। तो ऑफसेट क्लॉज में क्या बदलाव किए गए हैं, पूरा इसका हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं। 2005 में ये इंट्रोड्यूस किया गया, देन यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2007 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट ने करीब करीब 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जो कि 66,427 करोड़ रुपयों के थे। तो यहाँ पे रियलाइज्ड ओनली 8%। तो जहाँ पर फायदा मिलने की बात हुआ तो हमको केवल 8% ही ऐसा एक प्रभावी ये ऑफसेट क्लॉज का, ऑफसेट पॉलिसी का हमको फायदा मिलते हुए दिखा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाने का एक जो प्रॉमिस किया गया था, वो जिम्मेदारी, वो प्रॉमिस नहीं निभाया गया। उसके साथ में 2019 में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया वो देख लेते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 52 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 12 बिलियन डॉलर। तो 2019 में अभी तक आप देख सकते हैं कि 2007 से 18 के बीच में जहाँ पे 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, 2019 में जब आपने थ्रेशोल्ड एक लिमिट बढ़ा दिया तो ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट उतनी ही तेजी से बढ़े और करीब जितने पहले हुए थे पिछले कुछ 10-11 वर्षों में, उससे भी ज्यादा सिर्फ एक वर्ष में हमको 52 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले। यहाँ पे 2020 में गवर्नमेंट डाइल्यूटेड द पॉलिसी फर्दर। तो 2020 में, 2019 में तो आपने थोड़ा डाइल्यूट करा था, उसके बाद में 20 में भी राइटर बताते हैं कि आपने ऑल्स को डाइल्यूट करा। तो अब ये जो है, जो बायलैटरल डील्स होती है, जो द्विपक्षीय हमारे जो करार होते हैं, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके साथ में अगर कोई सिंगल ही सेलर है, केवल एकल कोई बेचने वाला है, कोई सेलर है, तो उसको भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके साथ में मेजोरिटी ऑफ डिफेंस डील्स आर बायलैटरल और सिंगल सप्लायर डील। तो जितनी भी मेजोरिटी ऑफ डिफेंस डील्स होती है वो या तो बायलैटरल होती है, तो सिंगल सप्लायर डील होती है। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका पूरा ऑफसेट क्लॉज था, ऑफसेट पॉलिसी का जो एक सोल था, पूरी एक आत्मा थी, उसके साथ में ही ये बहुत बड़ा डाइल्यूशन है। तो ये अपना पर्पस पूरा कर पाएगा, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। तो चलिए पुलिस रिफॉर्म्स की बारे में बात करते हैं। तो जैसे हाथरस इंसिडेंट हुआ, उसके साथ में जुड़े हुए और दूसरे इंसिडेंट भी हुए, तो हमको समय समय पे ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल्स है, उसमें उनमें एक संवेदनशीलता की कमी है। कहीं ना कहीं एक जवाबदेही क्या होनी चाहिए वो भी हमको देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ में पुलिस का उपयोग जो है वो राजनीतिकरण के लिए या राजनीति उपयोग के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हाथरस मामले की ही बात नहीं, उससे जुड़े हुए जो दूसरे और मुद्दे हैं और एक जो लॉन्ग टाइम हम पूरी चेन देख सकते हैं, उसमें के भी हम बहुत मुद्दे। तो यहाँ पर अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं, तो ये जो पुलिस रिफॉर्म्स है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस बहुत ज्यादा क्रूएल है और पुलिस को बिल्कुल बदलने की जरूरत है और सारा ठीकरा जो है पुलिस के सर पे ही फोड़ना चाहिए। ये यहाँ पर एक ठीक बात नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर आपको अकाउंटेबिलिटी लानी है, आपको सेंसिटाइजेशन लाना है, तो ये आप नीतियां और पॉलिसी से ला सकते हैं। और यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हाउ रिफॉर्म शुड बी मेड। तो कौन कौन से रिफॉर्म ला सकते हैं, राइटर ने सजेस्ट किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पुलिस पर्सनल्स है, काफी प्रेशर होता है इन पे, इनको सातों दिन काम करना पड़ता है, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, जरूरत के हिसाब से जब चाहो आप तब उन्हें बुला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इन सारी चीजों का ध्यान दें। तो यहाँ पर जो संवेदनशीलता और ट्रेनिंग की बात की गई है कि आपके जितने पुलिस पर्सनल है, आप उनमें एक संवेदनशीलता का सेंसिटाइजेशन
और ट्रेनिंग की भावना आप उनमें लाओ। तो सेंसिटाइज अबाउट देयर रोल इन सोसाइटी, चेंज इन एटीट्यूडनल चेंज। तो यहाँ पर पुलिस का जो हमारा कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा से अडॉप्ट किया गया था। तो ब्रिटिश एरा में जो पुलिस थी, उस पुलिस का काम दमनकारी पुलिस कहा करते थे, तो उसका सिर्फ वॉइस को दबाना और कैसे ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके उसके लिए था। अब आगे चल के जब हमारा देश आजाद हुआ तो पुलिस सिस्टम वही का वही एडॉप्ट कर लिया गया, उसमें इतने बड़े कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं लाए गए। बहुत रिफॉर्म्स, कई बार रिफॉर्म सजेस्ट किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पे वो इतने नहीं दिखे। तो यहाँ पर साथ में बात की गई है कि ट्रेन फॉर प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन एंड डिसेंसी ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर कैसे आतुरता से एकदम जल्द ही जल्द कैसे कार्रवाई करें, उसके लिए भी पुलिस को ट्रेन करने की आवश्यकता है। उसके साथ में डिसेंसी इन बिहेवियर, कि आप जनता की सेवा के लिए है, आपको इस प्रकार की पुलिस में भावना भी पैदा करने की आवश्यकता है। उसके साथ में कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे पुलिस ऑम्बुड्समैन अगर हम देखें तो आयरलैंड में है, जैसे लोकपाल है, ये पुलिस का लोकपाल कहा जाता है इसे। आयरलैंड में बहुत अच्छा मॉडल सेटअप है। उसी के साथ में डेनिश इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है। तो यहाँ पर एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का भी मॉडल है। उसके साथ में इंडिपेंडेंट पुलिस कंडक्ट अथॉरिटी न्यूजीलैंड में भी सेट की गई है, जो कि पुलिस के कंडक्ट के बारे में जांच करता है। अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो ये उसके बारे में जांच करता है। तो भारत में भी पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का कंसेप्ट आया। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी गठित भी की गई, लेकिन वही चीज है जो हमें दूसरे ट्राइब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में देखने को मिलते हैं कि स्टाफ की कमी है, इतना ज्यादा उनको पावर नहीं दिया गया है। तो एक टूथलेस टाइगर जैसी ही ये बॉडी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जवाबदेही की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जवाबदेही में भी यहाँ पे पुलिस का जो लेजिटिमेसी है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ में पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़े कि पुलिस हमारी सहायता के लिए है, ना कि हमको हैरेस करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की कुछ बात की गई है, जो कि कॉमन कॉज की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, उनके हवाले से है कि पुलिस फोर्स इज ओनली एट 77% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो जैसे अगर आपके किसी राज्य में क्षेत्र में जहाँ पे ये सैंक्शन किया गया है कि यहाँ पे 100 पुलिस पर्सनल होनी चाहिए, तो वहाँ की अगर हम अभी वास्तविक स्थिति देखें तो केवल 77 ही पुलिस वाले वहां में देखने को मिलते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ से कम ये एक चौथाई इनकी कमी है। उसके साथ में पुलिस पब्लिक रेशियो की बात की गई है, जैसे यूएन ने बताया है, जो यूनाइटेड नेशन है, उनके अनुसार 1 लाख की पॉपुलेशन पे कम से कम 222 पुलिस पर्सनल होने चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे देश की दृष्टि में कंपेयर करें तो ये उससे काफी नीचे 185 पर है। उसके साथ में बहुत ज्यादा जरूरत है कि महिलाओं का भी बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आपका जैसा डेमोग्राफी है, आपकी जैसी कम्युनिटी में डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट ग्रुप, रेस, कास्ट, जेंडर का, उसी प्रकार वो रिफ्लेक्ट पुलिस फोर्स में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम वुमेन पर्सनस की बात करें तो ये काफी ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है। पूरी पुलिस फोर्स को देख ले सारे राज्यों की मिला के, ये तो करीब करीब 7% ही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है पुलिस पर्सनल्स का। तो 1 in every 5 पोस्ट इन आईपीएस रिमेन वैकेट। तो जो सबसे उच्च पद माना जाता है आईपीएस रैंक का पुलिस में, जो सबसे हाई एंट्री लेवल माना जाता है आईपीएस का, उसमें अभी की स्थिति देखिए तो हर 5 में से एक पोस्ट जो है वो अभी भी खाली पड़ी हुई है, अभी भी रिक्त है। तो इसे भी भरने की आवश्यकता है। उसके साथ में जो लो और मिडिल पोस्ट होती है उसमें भी कम से कम 5.28 लैक्स जो है 5.28 लाख वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 22 लाख। तो 22 लाख से ज्यादा वैकेंसी होने के बाद में भी इतनी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर जैसे पुराने कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, तो राइटर ने बताया है कि जैसे धर्मवीर कमीशन ने जो एक अपॉइंटमेंट की बात की गई थी कि एक ऐसा हम हाई लेवल पुलिस अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बनाएं जो कि इम्पार्शियल हो और अपॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसमें वैसी एक अथॉरिटी की गठन करने की आवश्यकता है। उसके साथ में जो जस्टिस सबरवाल ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे 2006 में, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, तो इनकी जो गाइडलाइंस दी गई थी, जो डायरेक्टिव्स दिए गए थे, उसको भी पालन करने की
आवश्यकता है। तो चलिए, जो भारत और यूएस के संबंधों के 2+2 एक जो मिनिस्ट्रियल मीट होने वाली है, उसके बारे में जो अभी तक का बैकग्राउंड रहा है, हम एक चर्चा कर लेते हैं, जिससे हम आसानी से इंटरलिंक कर पाएंगे कि जो भी निर्णय इस मीटिंग में लिया गया वो कैसे भारत के लिए प्रभावी हो सकता है। तो ये 26-27 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में शेड्यूल की गई है। इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, वो उसके साथ में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और साथ ही यूएस के सेक्रेटरी ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स रहेंगे वो भी इसमें, सॉरी, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रहेंगे वो भी इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज बीईसीए, तो यहाँ पर एक प्रमुख एजेंडा जो रहने वाला है वो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट रहेगा। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये है जियोस्पैटिकल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे हम ये पता लग सकते हैं कि जमीन पे क्या गतिविधियां की जा रही है। जैसे जब सैन्य गतिविधियां होती है या कोई आतंकवादी गतिविधियां होती है, तो उसमें ये देश एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जैसे मैप्स हो गए, आपके सैटेलाइट की जो इमेजेस हो गई, ये कैसे आपकी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और जो विदेशी ताकतें जैसे आतंकवादी गतिविधियों से आप कैसे लड़ सकते हैं, इन टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी एक साझा शेयरिंग के लिए ये एक एग्रीमेंट किया गया है। तो ये भारत को क्या फायदा पहुंचाएगा? ये विल अलाउ इंडिया टू यूज यूएस एडवांस जियोस्पैटिकल इंटेलिजेंस एंड इनहेंस एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन्स। तो यहाँ पर यूएस जो है वो जियोस्पैटिकल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर भारत को मदद मिल सकती है कि वो अपनी जो एक्यूरेसी है ऑटोमेटेड सिस्टम्स की, वेपन्स की, उसमें सुधार ला सकता है समय समय पर। उसके साथ में जो टोपोग्राफी और जो एरोनॉटिकल डेटा है उससे संबंधित जो प्रोडक्ट है उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। तो आसमान के स्तर पे, हमारे गगन के स्तर पे जो भी गतिविधियां होती है, ये उसमें भी हमारी सहायता कर सकता है कि वहाँ क्या गतिविधियां हो रही है। और हमारे डिफेंस जो है, हमारी जो सेनाएं हैं, उन्हें भी ये बहुत जरूरी मदद पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जब नमस्ते ट्रम्प विजिट हुआ था फरवरी में, तो उस टाइम पे ओरली ये कमिट किया गया था यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा कि हाँ, हम ये एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे और भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इस और कार्य करेंगे। उसके अलावा भी राइटर ने बताया है कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। उनमें से एक है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में LEMO कहा जाता है, जो कि यूजफुल फॉर नेवी टू नेवी कॉपरेशन। तो हमने जमीनी और आसमानी स्तर पे हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते वो देख लिया। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 2006 में साइन किया गया था भारत और यूएस के द्वारा। तो इस क्षेत्र में क्या काम है, किस लिए भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, वो देख लेते हैं। तो जो भी लॉजिस्टिक मटेरियल्स है, जैसे हमारे वेपन्स हो गए, जो हमारी दूसरी सप्लाईज हो गए, जो हमारे स्पेयर पार्ट हो गए, हमारी सर्विस हो गए, हमारी लैंड फैसिलिटी हो गए, हमारे एयर बेसिस हो गए, हमारे पोर्ट्स हो गए, तो ये जो स्ट्रेटेजिक रूप से, डिफेंस के रूप से, हमारी सुरक्षा के रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लॉजिस्टिक मटेरियल्स है, इसका एक दूसरा नेवी कॉपरेशन के माध्यम से हम साझा उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में कम्युनिकेशन, कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट की भी बात की गई है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जो भारत और यूएस के बीच में सितंबर 2018 में हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो एक दूसरे देश की टेक्नोलॉजी साझा करेगा और हम एक दूसरे की यहाँ पर मदद करेंगे। तो हेल्प्स इंडिया एंड यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड शिप्स टू कम्युनिकेट सिक्योरली इन पीस एंड वॉर। तो सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं, पीस के टाइम पे भी हम एक दूसरे की इसमें मदद ले सकते हैं। उसके साथ में चलिए, हमारे अगला आर्टिकल जो है थाईलैंड में डेमोक्रेसी का एक वेव देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी लोकतंत्र आए। उसके लिए वहाँ के देश में क्या गतिविधियां हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र लाने के लिए है। यहाँ पे वहाँ की जो मोनार्की है, जो राजशाही है, उसमें सुधार लाने की बात की गई, उसमें रिफॉर्म्स लाने की डिमांड की गई। उसके साथ में वहाँ के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी रेजिग्नेशन देने की बात की जा रही है। प्रोटेस्टर द्वारा बोला जा रहा है कि आप भी अपनी पोजीशन से इस्तीफा दीजिए और देश में डेमोक्रेसी लाने का रास्ता साफ कीजिए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम थाईलैंड में क्या है वो समझ लेते हैं।
तो 1932 में यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। तो पहले वहां पे कंप्लीट राजशाही हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में 1932 में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसके बाद में वहां पे संविधानिक राजतंत्र आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। उसके बाद में सिंस 1947 मोस्ट पार्ट रूल्ड बाय मिलिट्री। तो जैसे हमको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वैसे कुछ इन्फ्लुएंस थाईलैंड में भी है। तो 1947 में भी कुछ छोटे मोटे कुछ किए गए, जिसके द्वारा कुछ क्षेत्र पे मिलिट्री ने अपना कब्जा कर लिया। तो वहां पे कंप्लीटली मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किया जाने लगा उन कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स और क्षेत्रों में। उसके बाद में जो बहुत बड़ा बदलाव था वो 2006 में आया, जहाँ उस टाइम के पॉपुलिस्ट लीडर जो है थाक्सिन शिनावात्रा, जो कि एक्साइल में थे, वॉज आउस्ट एज पीएम बाय मिलिट्री। तो उस टाइम पे मिलिट्री द्वारा इनको आउस्ट कर दिया गया, उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में 2014 में अगर हम देखें तो पीएम चान ओचा केम टू पावर आफ्टर अ कूप फ्रॉम हिज सिस्टम। तो पीएम चान ओचा जो है वो 2014 में वापस पावर में 2014 में पावर में आए। उसके बाद में 2016 में देखें तो करंट रूलर जो है महा विजरा लोंका कोरन किंग बने, और उनके टाइम पे ही उन्होंने पीएम चान ओचा को काफी इंडोर्स किया। और उसके साथ में ये भी आरोप लगाया जाता है कि 2019 के जो इलेक्शन है उसमें काफी ज्यादा धांधलियां देखने को मिली। उसके साथ में करंट प्रोटेस्ट जो है उसके हमने कुछ थोड़े से बिंदु पर चर्चा करी, तो एक विस्तृत में भी चर्चा कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये पूरी प्रोटेस्ट है कहाँ से शुरुआत हुई, तो यहाँ के जो अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन पॉलिटिशियन थे, थाना थॉर्न, इनको वहां की पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया। तो क्लियर रूप से ये दिखा कि जो अपोजिशन वॉइस है उनको दबाने की पूरी कोशिश की गई, उनको पार्लियामेंट से और यहाँ तक उनकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर थ्री मेन डिमांड्स जो है प्रोटेस्टर की, सबसे पहली तो है कि जो वहाँ की संसद है, जो पार्लियामेंट की है, उसको डिसॉल्व किया जाए। दूसरा जो है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रेजिग्नेशन देने लगा दिया जाए, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए और वो इस्तीफा दे दे। और जो तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बड़े बदलाव किए जाए। अगर आप वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को तो उसको एज अ क्राइम के रूप में ना देखा जाए। उसके साथ में जो दूसरी डिमांड्स है वो जो इससे जुड़ी हुई है वो है एक एलजीबीटी और वुमेन राइट्स से संबंध में। तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं वुमेन राइट्स की, एलजीबीटी राइट्स की हर जगह बात चल रही है। तो इस देश में भी ये बहुत जरूरी बात, एक मुद्दा बना हुआ है कि एलजीबीटी और महिलाओं को उनके अधिकार मिले। उसके साथ में एजुकेशन, शिक्षा, और जो वहाँ की मिलिट्री है उसमें भी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। उसके साथ में जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको भी कैसे सुधारा जा सकता है, इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, इसकी भी डिमांड की जा रही है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं हम। कल कलेश्वरम इको क्लियरेंस वॉयलेट लॉ, एनजीटी के द्वारा ये एक निर्णय दिया गया है। एनजीटी हमारा राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसे हम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात की गई थी। एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्या होता है वो जान लेते हैं। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चालू करा जो कि जिसे पर्यावरण इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है, तो उस जगह आप पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेते हुए आप आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो और आप फिर अथॉरिटी के पास जाते हैं इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए। तो ऐसा ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। कल्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन से संबंधित था ये। तो इसे जब ये गया हमारे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्सटेंशियल वर्क, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे माना गया कि ये लॉ का एक वायलेशन है। तो यहाँ पे जो एक क्लियरेंस लेने की जरूरत थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से, उन्होंने इसको क्लियर रूप से खारिज कर दिया कि ये लॉ का वायलेशन करता है, हम इसे परमिशन नहीं दे सकते। तो ये जो मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है। गोदावरी रिवर जो है बहुत महत्वपूर्ण रिवर है हमारी भारत में, गंगा के बाद में ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। अब कल्लेश्वरम अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तेलंगाना में एक जगह स्थित है जहाँ पर प्रभनीता और जो गोदावरी है उनका संगम होता है। यहाँ ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई थी। उसके साथ में जो दूसरी खबर है वो डिफेंस
प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 जारी की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा गया कि ये इंडिजीनियस इंडस्ट्री को जितनी भी प्रोसेस है उसकी सिंप्लीफाई करेगा, उसके साथ में इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन डिजाइन, डिजाइन कैसे कर सकता है उसमें भी ये पार्टिसिपेशन में मदद करेगा, उसके साथ में डेवलपमेंट एक्टिविटी और फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ R&D प्रोजेक्ट, इसमें भी ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 काफी मदद करेगा। तो चलिए हमारे आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।